स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी संधि पत्र। किसी जासूस कुत्ते की तरह वातावरण को सूंघते हुए ही बालक राम ने घर में प्रवेश किया। पाया कि सुबह दफ्तर जाते समय जो सामान छोड़ गया था वह अब भी बरकरार है। कुछ क्षण बैठक में खड़ा खड़ा वह परिस्थिति का जायजा लेता रहा, लेकिन किसी वन मैन कमीशन की तरह उसके सारे निर्णय एकांगी होकर रह गए। और फिर पति और केवल एक पति की हैसियत से उषा की मम्मी को आवाज देता हुआ वह रसोई घर में घुस गया। रसोई में सिर्फ उषा थी, गीले कोयलों से और स्टोव के पंप से जूझ रही थी। चौकस दृष्टि से इधर उधर देखते हुए बालक राम ने पूछा, बेटे तेरी मम्मी कहाँ है? कीर्तन में गई है। उसके मिश्री घुले स्वर को व्यर्थ करता हुआ एक सपाट सा उत्तर आया। इस स्वागत भाषण के बाद चाय के लिए कहने का उत्साह नहीं रह गया था, पर उसने लक्ष्य किया कि उषा ने स्टोव पर से सब्जी उतार कर चाय का पानी चढ़ा दिया है। वह निश्चिंत हो मुंह हाथ धोने चला गया। ठंडे पानी के छींटों से अपने को तरोताजा करके वह आराम कुर्सी पर लेटा ही था कि चाय आ गई। साथ में बिस्कुट भी थे। सारी सामग्री तिपाई पर रखकर उषा उल्टे पैरों रसोई में लौट गई। बात करना तो दूर, उसने पिता की ओर देखा तक नहीं। उसका व्यवहार उन कर्मचारियों का सा था जिनकी सहानुभूति तो विरोधी दल के साथ होती है, पर जिन्हें विवश होकर सरकार के साथ सहयोग करना पड़ता है। क्षण भर को वह गुस्से से जल भुन गया, पर चाय के 2 घूंट पेट में जाते ही उसका आक्रोश ठंडा पड़ने लगा और उसका स्थान वात्सल्य ने ले लिया। बेचारी उषा कुल जमा 12 साल की तो है। जब जब उसकी माँ सत्याग्रह ठान लेती है, घर द्वार का सारा भार इसी के नाजुक कंधों पर आ पड़ता है। लड़की है, इसीलिए अपनी माँ पर उसकी ममता स्वाभाविक है। तभी तो अपनी दुरावस्था के लिए वह पिता को दोषी ठहराकर मौन विद्रोह ठान लेती है। तो इसमें गलत क्या है? इस उदात भाव भूमि पर पहुंचते ही बालक राम के लिए आराम से बैठकर अखबार पढ़ना कठिन हो गया। सफाई कामगारों की हड़ताल के दिनों में वह कई मंत्रियों को झाड़ू लगाते देख चुका था। उसी आवेश में वह रसोई में पहुंचा और आटा सानती उषा से बोला, चल आ, दोनों मिलकर फुलके सेकते हैं। तू बेल बेल कर देती जा, मैं यहाँ बैठे बैठे सेक दूंगा। उषा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। दूसरे ही क्षण उन विस्मय भरी आंखों में ममता उतर आई। रहने दीजिए न पापा, अभी तो दफ्तर से लौटे हैं और फुलके हैं ही कितने, अभी बना लूंगी। बालक राम को लगा जैसे दर्जनों फोटोग्राफरों ने उस स्वर्णीय क्षण को कैमरे में कैद कर लिया है। उसके बाद वहां ठहरने का कोई औचित्य नहीं था। वह पुनः बैठक के कमरे में आकर आराम कुर्सी में धंस गया। थोड़ी देर बाद उषा आकर एक शरबत भरा गिलास उसे थमा गई। इस अयाचित सदाशयता पर वह गदगद हो उठा। उसके मुंह से निकल पड़ा, नारी तुम केवल ममता हो, आंचल में है धत तेरे की। कुछ भी तो ढंग से याद नहीं आता। स्कूल और कॉलेज के जमाने में ऐसी 100 कविताएं वह एक सांस में सुना सकता था। अब तो सब कुछ भूल गया है। सारी कविताएं दफ्तर की फाइलों ने सोख ली है। रही सही कसर घर में पूरी हो जाती है। घर? इसे घर कहेगा कोई? दफ्तर से थके हारे लौट रहे हैं और पता चलता है बच्चों की मम्मी कीर्तनों में गई हुई है। कल को कोई उसे गृह मंत्री बना दे तो वह सबसे पहला काम इन सायकालीन कीर्तनों पर प्रतिबंध लगाने का ही करेगा। अरे ये कोई वक्त है घर से बाहर रहने का? वैसे वह खूब जानता है कि पत्नी की विद्रोही आत्मा ने किसी भी प्रतिबंध को कभी घास नहीं डाली है। कीर्तन न रहेंगे तो वह बाजार निकल जाएगी। उसकी तुलना में कीर्तन कम से कम निरापद तो है। आरती की थाली में 10 पैसे डालने से काम चल जाता है।
पिछली बार यह सत्संग पूरे 5 दिन चला था, इस बार अभी तो सिर्फ दूसरा ही दिन है। इतनी सावधानी बरतता है बालक राम, फिर भी हर दूसरे तीसरे महीने कुछ न कुछ उपद्रव हो ही जाता है। इस बार क्या हुआ था? हाँ, कल सुबह कस्बे से भाई साहब की चिट्ठी आई थी। मकान की मरम्मत के लिए रुपए भेजने के लिए लिखा था। उसका बस चलता तो वह इस पत्र की बात घर में उठाता ही नहीं, परंतु मजबूर था। हर पत्र की तरह यह पत्र भी सेंसर होकर उसके हाथ में पहुंचा था। वैसे भी बजट की स्वीकृति के लिए सदन की आवश्यक बैठक तो बुलानी ही थी, पर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले ही फरमान जारी हो गया कि मकान की मरम्मत बाद में होगी। पहले यह तय हो जाना चाहिए कि किसके पास कौन सा हिस्सा रहेगा। जब जैसा समझेंगे, जितना समझेंगे खर्च करेंगे। यह रुपए फलते नहीं हैं। यह सुनकर सन्न रह गया बालक राम। कई दिनों से उसे अनुभव हो रहा था कि भीतर ही भीतर कुछ सुलग रहा है। यह भी वह स्पष्ट रूप से जानता था कि इस साजिश में विदेशी शक्तियों का हाथ है, पर बात इतनी जल्दी उभर कर सामने आ जाएगी यह नहीं सोचा था। वैसे भाई साहब का यूं हर बार पैसे मंगाना उसे भी अखरता था। उन्हें सिर्फ उसका 4 आंकड़ों वाला वेतन मालूम था। शहर के खर्चे की उन्हें कल्पना नहीं थी, या फिर वे जानबूझकर अनजान बने रहना चाहते थे। फिर भी वे बड़े भाई थे, उनसे हिस्सा मांगना, बंटवारे की बात करना कैसा लगेगा, और खासकर तब जबकि अभी अम्मा बैठी है। चतुर बहुओं ने उनका बंटवारा पहले ही कर दिया है। बेचारी हर 6 महीने बाद राजधानी बदलती है। उसने पत्नी की बात चुपचाप सुन ली, न विरोध ही किया, न कोई आश्वासन ही दिया, क्योंकि वह समझ गया था कि उनके मुंह से बच्चों की नानी ही बोल रही है और उनसे बहस करना पत्थर पर सर फोड़ना है। उसका रवैया देखकर पत्नी ने भी अपना पैंतरा बदल लिया। हर बार की तरह तर्जन, उठा पटक कुछ नहीं किया, बस मौन व्रत और अनशन 2 हथियार उसने उठा लिए। अब हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवताओं का वास है। साल के 365 दिन भी कोई व्रत रखना चाहे तो रख सकता है। जो विरोध करे वही पाप का भागी बने। पर बालक राम जानता है कि इस बार का व्रत परलोक साधन के लिए नहीं है, इसी लोक में बेहतर व्यवस्था की मांग करता है। इसीलिए वह उद्विग्न था। फिर भी किसी दृढ़ प्रतिज्ञ शासक की तरह उसने ऊपर से उदासीनता ओढ़ ली थी। आंदोलनों के इस युग में इतनी मजबूती तो आवश्यक ही है। अभी 4 दिन पहले ही तो अम्मा ने अपना 3 दिवसीय अनशन तोड़ा है। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने अपनी बहू को आमलेट बनाते देख लिया था और घर में जैसे भूचाल आ गया था। इतने दिनों लुक छिपकर चलने वाला कांड एकदम उजागर हो गया था और अम्मा एकदम फट पड़ी थी। उन्होंने बहू से गंगाजली उठाने को कहा था कि घर में अब ऐसी वैसी चीजें नहीं पकेंगी, पर एक बार रहस्य का पर्दा उठने के बाद बहू भी निर्द्वंद हो गई थी। साफ कह दिया कि आप तो अभी बरसों छाती पर मूंग दलती रहेंगी, फिर बच्चे कब तक जरा जरा सी चीजों के लिए तरसते रहेंगे। बेचारी अम्मा 3 दिन तक खटपाटी लेकर पड़ी रही और बालक राम किंकर्तव्य विमूढ़ होकर सारा तमाशा देखता रहा। अम्मा उसके लिए परम श्रद्धेय थी, पर आमलेट भी उतना ही प्रिय था। किसका पक्ष ले, किसे छोड़ दे, इसी उधेड़बुन में 3 दिन निकल गए। फिर चौथे दिन चुन्नू मुन्नू के अनुरोध पर अम्मा ने खाना खा लिया था और बालक राम ने चैन की सांस ली थी। काश चुन्नू मुन्नू अपनी मम्मी को भी मना सकते। इस समय तक खेल के मैदान से छूटी चुन्नू मुन्नू की रेल घर में दाखिल हो चुकी थी और सारा घर शोर शराबे में डूब गया था। बच्चे खाने के लिए मचल रहे थे और उषा चीख पुकार में अपनी मम्मी को मात कर रही थी। उसका व्यवहार किसी केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह जिम्मेदारी से हीन और एहसान जगाने वाला था। आखिरकार बालक राम को स्वयं भीतर पहुंचकर शांति स्थापित करने के लिए
राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। जब तक उषा बच्चों का खाना लगाती रही, वह खुद अपने हाथों से अम्मा की थाली परसकर कमरे में दे आया। अम्मा का बहुत मन था बेटे को पास बिठाकर सुख दुख की दो बातें कर लेने का, पर बालक राम क्षण भर भी वहां नहीं रुका। बच्चों की मम्मी किसी भी क्षण लौट सकती थी। वे न भी लौटती तो भी उनकी गुप्तचर संस्था बहुत कार्यक्षम थी। इन गर्दिश के दिनों में अम्मा के पास बैठकर गप लड़ाना भी संदेहजनक स्थितियों को ही जन्म देता। वातावरण का तनाव इससे और बढ़ने की संभावना थी। इसलिए वह बाहर आकर चुपचाप बच्चों के पास बैठ गया। बच्चे शराफत से बिना किसी मीन मेक के खाना खा रहे थे। उनका अनुशासन देखकर वह खुश हुआ। उषा ने उसकी भी थाली लगा दी थी। भूख गायब हो चुकी थी। फिर भी कुछ मोराल बनाने के लिए उसने कहा, आजा उषा, तू भी हम लोगों के साथ ही खा ले। शाम से खट रही है, भूख नहीं लगी क्या अभी? उषा ने भी चुपचाप अपनी थाली लगा ली। मुश्किल से एक कौर गया होगा मुंह में और फफक कर रो पड़ी। मम्मी के मुंह में कल से एक बूंद पानी भी नहीं गया है। आंसुओं से भीगा उषा का मुंह बड़ा प्यारा लग रहा था, पर उसकी दलील ऐसी थी जैसे घर पर जबरदस्ती आपातकाल लाद दिया गया है। गुस्से में दांत पीसते हुए वह बोला, अगर कोई अपनी मर्जी से भूखा रह जाए तो उसका क्या उपाय है? क्या घर में खाने को नहीं है? लेकिन उन्हें तो साल के 12 महीने के 30 दिन व्रत करना है, तो उसका कोई क्या करे? जैसे सारा पुण्य यही लूट लेगी। बड़े आवेश से शुरू की थी बात, पर उसके अपने ही कानों में वह बड़ी खोखली लगी। बच्चों की आंखों में अविश्वास, अनास्था और संदेह के मिले जुले भाव उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। खाने का नाटक फिर आगे न बढ़ सका। बैठक के कमरे में आकर उसने सिगरेट जलाई और रेडियो खोल दिया। चांद तारों से लदा कोई फिल्मी गीत आ रहा था। खींचकर उसने रेडियो का कान उमेट दिया। कमबख्त घड़ी को घड़ी भी नहीं देखता। तभी दरवाजे पर आहट हुई। उसने आशान्वित होकर बाहर झांका। मैले कुचैले कपड़ों में लिपटी एक भिखारिन खड़ी थी। भूखे को रोटी दो बाबू, 3 दिनों से भूखी हूँ। उसने पिचका हुआ पेट दिखाकर घिघियाते हुए कहा। मन हुआ पूछ ले, तू भी घर से लड़कर आई है क्या? पर अपने ही प्रश्न पर वह हंस पड़ा। बेचारी, भूख तो इसकी मजबूरी है, हथियार नहीं। अचानक उसका मन किसी कम्युनिस्ट नेता की तरह विचारवेत हो उठा था। दुनिया में बस 2 ही तरह के लोग हैं, एक जो खाना खाते हैं, दूसरे जो भूखे रहते हैं। फिर भूखा रहने वालों की भी 2 किस्में हैं, एक जो गरीब की आत्मा दुआ देगी बासी सूखी मिल जाए। हार कर उसे भीतर जाना ही पड़ा। उषा से रोटी मांगने पर उसने अलमारी खोलकर कागज का एक पैकेट निकाला। उसमें से 2 रोटियां पिता को दी और पैकेट वापस रख दिया। यह क्या है? रोटियां? सो तो देख रहा हूं। वह गुर्राया, लेकिन ऐसे क्यों रखी हुई है? 3 दिन तक दादी की थाली कमरे से लौटती रही है। मम्मी ने वे ही रोटियां उठाकर रख दी थी। मुझे दिखाने के लिए नहीं, मांगने वालों के लिए। मन हुआ पूछ ले कि वे रोटियां कहाँ हैं जो तेरी मम्मी के न खाने से बच गई हैं। वे किस लिफाफे में हैं, पर न पूछ सका क्योंकि जानता था कि प्रश्न का कोई ठोस आधार नहीं है। अम्मा ने अपने उपवास की कोई अधिकृत घोषणा नहीं की थी, जबकि पत्नी ने अपने निर्णय की सूचना उसे कायदे से दे दी थी। स्पष्ट एहसास करा दिया था कि जिस घर में उसकी बात नहीं सुनी जाती, उस घर का अन्न उसके लिए विष है। फिर भी अम्मा की रोटियों को इस तरह अलग से सहेज कर रखने के पीछे जो मनोवृत्ति थी, उसके प्रति उसका मन आक्रोश से उभर उठा। उसने आवेश में आकर वह लिफाफा उठाया और पूरा का पूरा भिखारिन की झोली में उलट दिया। उसकी 7 पीढ़ियों को असीसती हुई वह चली गई। कुछ क्षण बालक राम उदारता की उच्च भाव भूमि पर खड़ा हुआ उन आशीर्वादों से पुलकित होता रहा। फिर एक विचार घुसपैठिए की तरह उसके मन में घुस आया कि उतनी रोटियों से तो
एक दो मांगने वाले और निपटाए जा सकते थे। फिर किसी सर्वोदयी नेता की तरह वह चिंतन में डूब गया। इस भिखारिन की भूख मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है। इस समाज का एक अंग होने के नाते मुझे कुछ करना ही चाहिए था और वह मैंने किया, कुछ ज्यादा ही किया। मैं उस समाज का महज 65 करोड़वां हिस्सा ही तो हूँ। आखिर हाँ, अम्मा का उपवास मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। इसीलिए अम्मा को समझाना मेरा कर्तव्य है कि समय गतिशील है। समय के साथ आचार विचार मान्यताएं सब कुछ बदलती रहती हैं। जो समय के साथ नहीं चल पाता वह अंत में स्वयं दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। लेकिन अम्मा की बहू का उपवास, वह तो एकदम भौतिक जिम्मेदारी है। उससे कैसे बचा जा सकता है? इसके तो जो भी परिणाम होंगे वर्तमान संदर्भ से जुड़े होंगे। उनकी उपेक्षा कैसे क्षम्य है? निर्णय को कब तक टाला जा सकता है? बालक राम अपने चिंतन में डूब गया। सामने पड़ा अखबार भी चुपके से उसके विचार विनिमय में शामिल हो गया था और किसी भूख विशेषांक की तरह भूख भूख चिल्ला रहा था। कहीं पाव किलो चावल के लिए 2 साल का बच्चा बेच देने का जिक्र था, तो कहीं भूख से तंग आकर पूरे परिवार की आत्महत्या का। किसी संत के उपवास का 34वां दिन चल रहा था। कहीं सरकार धमकियों के आगे न झुकने का प्रण दोहरा रही थी। कहीं फूले पेटों और चिपके गालों वाले नौ निहालों की तस्वीर थी। कहीं 5 स्टार होटल में आयोजित वर्तमान खाद्य व्यवस्था और दोषपूर्ण वितरण प्रणाली पर परिसंवाद का समाचार था। बालक राम के साथ जैसे सारा देश इसी समस्या से जूझ रहा था। एक धमाका सा हुआ और उसकी विचार श्रृंखला बीच में ही टूट गई। आवाज की दिशा में दौड़कर गया, देखा आंगन में गदर मचा हुआ था। चुन्नू ने पूरी की पूरी ट्रे गिरा दी थी। 2 डिनर प्लेट परलोक सिधार गई थी। उषा साबुन सने हाथों से उसे पीट रही थी और वह जोर जोर से रोए जा रहा था। बड़ी मुश्किल से स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। एक डांट पड़ते ही उषा मुंह फुलाकर हड़ताल पर चली गई। शेष बर्तन उसने चुन्नू मुन्नू की मदद से मोरी में रखे और इस अध्याय की इतिश्री की। बच्चों को नींद आने लगी थी, इसलिए फिर बिस्तरों की ओर ध्यान देना पड़ा। उषा तो अपना इंतजाम करके लेट गई थी और मुंह ढककर सोने का नाटक कर रही थी। उसे सबक सिखाने के लिए बालक राम ने चुन्नू मुन्नू को स्वावलंबन पर एक भाषण पिलाया। बच्चे कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए और उन्होंने गद्दों का कुतुब मीनार बना दिया। उसे तरतीब से लगाते हुए बालक राम को हंफनी छूट गई। फिर अम्मा के कमरे में जाकर उनका बिस्तर ठीक किया। पता चला 2 जून की थालियों के साथ सुबह शाम की चाय की प्यालियां भी खटिया के नीचे भिनक रही हैं। इतनी कोफ्त हुई पर जब्त करके रह गया। खुद ही उठाकर रख आया, कहता किससे। तभी तेल जलने की गंध ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। मुन्नू रसोई में पड़ा चीख रहा था, पापा दूध, पापा दूध। कमबख्त खड़े खड़े हाथ नचा रहा था, पर यह नहीं कि उतार ले। बालक राम ने दौड़कर फुर्ती से दूध उतारा, पर यह फुर्ती बहुत महंगी पड़ी। 2-4 बूंदे हाथ पर तो छलक पड़ी और स्टील की पतीली फफोले दे गई सो अलग। दूध उतारने के बाद देखा संडसी वही पास में पड़ी है। पस्त होकर बैठ गया बालक राम। क्या संधि पत्र लिखना ही होगा? नहीं तो इस अराजकता का अंत कहाँ है? संधि की शर्तें बहुत अपमानजनक हैं, पर उपाय क्या है? मंदिर में आरती का घंटा नाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। बस आरती के बाद ही बच्चों की मम्मी घर लौट आएंगी। इसके बाद तो मंदिर में रुकने का कोई प्रावधान ही नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों के सम्मिलित कंठ स्वर में उसने एक स्वर अपना भी मिला दिया। प्रभु के इस पावन जय घोष के साथ ही जैसे उसकी चेतना के कपाट खुल गए। आत्मबोध जागृत हो उठा। चुन्नू, उसने आवाज दी, जरा टॉर्च लेकर मंदिर तक चला जा बेटे। पूरी सड़क नल के गड्ढों से पटी पड़ी है और आज शायद स्ट्रीट लाइट भी गोल है। फिर उसने मुन्नू को 10 का नोट पकड़ाते हुए कहा, दौड़कर मगन लाल के यहाँ से पाव भर रबड़ी और मलाई के लड्डू ले आ और देख मेरा नाम बताकर लाना।
ऐसी वैसी चीज न पकड़ा दे कहीं। फिर उसने उषा को उसकी नकली नींद से जगाया और दुलार भरे स्वर में आदेश दिया, बेटे स्टोव जलाकर 2 कप चाय तो बना लो झटपट। 4 घंटे से कीर्तन सुनते सुनते मेरा भी सर चढ़ गया है। तेरी मम्मी का तो पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। वह जानता था कि वह परंपरा तोड़ रहा है। नियम तो संतरे या नींबू के रस का है, चाय या रबड़ी का नहीं। पर वह क्या करे? नींबू के रस का गिलास क्या उसके मनोभावों को ठीक से अभिव्यक्त कर सकता था? रसोई से आती स्टोव की मधुर घरघराहट को सुनकर उसने चैन की सांस ली और इत्मीनान से बड़े भाई साहब को पत्र लिखने बैठ गया।